नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जे कि अपन 60म स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 60वां स्थापना दिवस समारोह काफी समारोह पूर्वक मनाओल गेल। मौका पर एक शास्त्रार्थ कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे कई विद्वान भाग लेलनि। स्थापना दिवस समारोह के मौका पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण सिंह एक प्रेस वार्ता केलनि और अपन पूरा कार्यकाल के ब्यौरा पेश केलनि। हाँ, शास्त्रार्थ ये मिथिला की परंपरा है, विद्या की परंपरा मिथिला रही है और शुरू का प्रारंभ से ही यहाँ पर शास्त्रार्थ होता रहा है। काशी और मिथिला की दोनों की परंपरा रही है और शास्त्रार्थ में विषयों का उद्गार लोग व्यक्त करते हैं, उसमें अपना पक्ष रखते हैं, दूसरा खंडन मंडन सब चलता है और इससे विद्या परिमार्जित होती है। बिना शास्त्रार्थ के बिना विद्या परिमार्जित नहीं होती है, इसलिए शास्त्रार्थ आवश्यक है। और कहीं भी हो, विद्या अध्ययन के 4 चरण हैं, अध्ययन, बोध, आगम और प्रचार। तो ये यहाँ पर आकर के आदमी को आगम, प्रचार, बोध सब होता है और इससे विद्या की उन्नति होती है। विश्वविद्यालय में कुलपति जी ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और ये इनके कार्यकाल में अनवरत चल रहा है, तो इससे बड़ी अच्छी बात है और विश्वविद्यालय के लिए कल्याण की बात है। सरकार के लिए भी है कि विद्या के क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रगति हो रही है, तो ये सब अच्छी बात है। भगवान करें इसी तरह से विद्या बढ़ती रहे और विश्वविद्यालय का गौरव भी आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इसके बिना विद्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कौन छात्र किस रूप में है, क्या उसकी योग्यता है, उसका मूल्यांकन इसी से होता है। जब लोगों के बीच में बोलता है और कहता है तभी जाना जाता है, समाज भी तभी जानता है कि विद्वान है नहीं है। सरकार इतना व्यय कर रही है, इतना पैसा दे रही है, तो हम कैसे कैसे शिक्षक हमारे आ रहे हैं, कैसे कैसे वो बोल रहे हैं, भविष्य के लिए क्या है, देश के लिए क्या करेंगे, राष्ट्र के लिए क्या करेंगे, विश्वविद्यालय के लिए इनकी क्या हैसियत है, ये सब का बोध इसी से होता है। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कुलपति की और संस्था की और कम होगी। ये भवन का अभी जो मतलब रिमॉडलिंग हो रहा है, मतलब मरम्मत चल रहा है, ये ऐतिहासिक भवन है। इसमें जो भी कोई कर रहे हैं उसमें एक पुरातत्वविद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होना चाहिए, इसकी मतलब छेड़छाड़ न हो, जो इसका जो जहाँ चीज़ है वो यथावत रहे। लेकिन वो है नहीं, कोई मतलब साधारण सा मिस्त्री इसको ठीक कर रहा है, तो जिसको कुछ ज्ञान नहीं है। और ये है वो तो ऐसे ही चलता है, ठेकेदारी का काम। सब राज्य सरकार जो है, एक बार मेरे समय में भी प्रयास हुआ था, कुणाल समय में, लेकिन कुलपति जी हैं, उन्मुख हैं,
अच्छा करेंगे, अच्छा प्रयास है उनका, ठीक है। जिस रूप में है उसी रूप में वापस वो मिले कर ये। रहे हैं, अच्छा करेंगे, उस रूप में आना चाहिए, उसी रूप में होना चाहिए, तभी इसकी गरिमा बढ़ेगी। जी, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में, कैसा लगा यहाँ आके? नहीं, ये वस्तुतः बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है। हमने इसके बारे में अपने गुरुजी लोगों से बहुत सुना था पहले, और यहाँ पर आने का और यहाँ सेवा प्रदान करने का एक मौका मिला है, तो इसके लिए मैं पूरी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने कुलपति महोदय के लिए, और उसी तरह बिहार सरकार को और बीपीएससी को, दोनों को मेरे तरफ से बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ कि ऐसा अवकाश प्रदान करने के लिए मैं बहुत सार्थक मानता हूँ। मैसूर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ आप जिस भवन में अभी खड़े हैं इसका नाम लक्ष्मी विलास पैलेस है, जो जीर्ण हो गया था और इसका अभी फिर से संरक्षण चल रहा है। क्या आपको इस भवन को देखने से अपने क्षेत्र की याद आ रही है? बिल्कुल याद आता है, और ऊपर से संयोग की बात यह है कि जो लक्ष्मी विलास इसको कहते हैं, इसी नाम से प्रसिद्ध एक और जगह हमारे मैसूर में भी है। मैसूर तो जाना जाता है कि पैलेसों का शहर है, तो हमें तो ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये हमारा घर नहीं है, क्योंकि यहाँ इस भवन में आने के बाद, इस भवन को देखने के बाद यही लगता है कि हम मैसूर में ही हैं। तो और एक राज परिवार के छत्र छाया में हम पले बड़े थे, और आज यहाँ सेवा करने का एक मौका मिला है इसी राज परिवार के छत्र छाया में, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। शास्त्रार्थ परंपरा लगभग विलुप्त सी हो गई थी, अब पुनः इसको यहाँ जीवित किया है, राजभवन तक इन लोगों ने शास्त्रार्थ करवाया है। क्या आपको लगता है जो एक परंपरा थी पहले वो विलुप्त हो गई, तो उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है? विलुप्त नहीं कहेंगे, वो शिथिल हो गई थी, और वो सरस्वती नदी की तरह होती है विद्या, वो कभी कभी गायब हो जाती है, मतलब दृष्टिगोचर नहीं होती है। अब जो है धीरे धीरे दृष्टिगोचर हो रही है, और शास्त्रार्थ की परंपरा इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये आगे जाके कम से कम 10 साल के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि शास्त्र की संरक्षा कैसे होती है। तो शास्त्र की संरक्षा करने का एक ही उपाय है, और वो है शास्त्रार्थ। चाहे हमारे पास जितने भी पांडुलिपियाँ हों, पर शास्त्र की संरक्षा करने के लिए बस एक उपाय जो है वो है शास्त्रार्थ, क्योंकि वो सब मस्तिष्क में रह जाता है, न कि केवल कोई पुस्तक में रहता है। तो इसलिए शास्त्रार्थ की परंपरा जो पुनरुज्जीवन करने के लिए हमारे कुलपति महोदय का जो भी प्रयास है, हम उसको बहुत ही धन्यवाद देते हैं, और हमें उस परंपरा के अंतर्गत उन्होंने एक छोटा सा पात्र दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभार मानता हूँ। आपका कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गेल। प्रेस वार्ता में वो अपन कार्यकाल के तमाम कार्य के ब्यौरा पेश कलन। एहि दौरान वो कई सवाल के जवाब से हो दिलन। कितने गौरव की बात है, आप लोगों की उसमें क्या भूमिका है? देखिए, जो इससे पहले डीआरएम थे जिनके टाइम में यह बात हुई थी कि ऐसा करना है, हम लोग टच में रहे हैं, और वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ जो इस काम को देखने वाले लोग हैं, वो हमारे संपर्क में रहे हैं, हम लोग संपर्क में रहेंगे, और जितनी उनको ज़रूरत होगी, उन्होंने जो भी चाहा हमसे कि इस तरह का फोटो मुझे चाहिए या इस तरह का वीडियो मुझे चाहिए या इसको हम शूट करके ले जाके शो करना चाहते हैं, तो हमने उसमें स्वीकृति दी है कि हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि महाराजा धीराज का जो प्रतीक है, उस प्रतीक को यदि आप सरकार और केंद्र सरकार भी इस रूप में लेना चाहती है, तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। एक पुराने भवन जो ऐतिहासिक है हमारा पुरातत्व मत का, उससे मेल जोल खाता रहेगा। हमने बिल्कुल कोशिश की है कि उस भवन को देखने से लगे कि यूनिफॉर्मिटी है, कि महाराजा धीराज का दिया हुआ जो राजमहल तो नहीं हो सकता है, लेकिन वही लुक लगे, वही कलर हो, इसको भी ध्यान में रखा है। तो ये स्नातकोत्तर विभाग जब बन के आपके सामने आएंगे, जो बने हुए स्नातकोत्तर विभाग है उनका जब रिनोवेशन होकर के आपके सामने आएगा, तो वह भी बिल्कुल इस तरह की लाल बिल्डिंग दिखेगी आपको, और इस तरह के छोटे छोटे गुंबज बने हुए दिखेंगे आपको, तो आपको लगेगा कि यह विश्वविद्यालय का एक प्रतीक जो दिखता है यह है। वो स्नातकोत्तर विभाग भी आप दिखाएंगे तो आपको वो प्रतीक दिखेगा। सर, ये सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। आप जिस दिन तैयार होंगे, हम आपके साथ हैं, एक दिन में घेर लेंगे। तो सर क्यों नहीं राजभवन को इसकी जानकारी दी जाए और जिला प्रशासन से सहयोग मांगा जाए? हमने व्यक्तिगत रूप से इसी के लिए नहीं, और भी कुछ समस्याएं हमारी हैं जिसको हमने सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, सरकार के संज्ञान में है, और मैं
अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ। आपको रिजल्ट दिखेगा। वह राज्य सरकार का विषय है, हमारा नहीं है। हम जो अभी काम कर रहे हैं, हमने जीर्णोद्धार कराया है या हो रहा है, ये हमारे अधीन है कि हमें जो करना था हमने किया, इसके बाद हम इसका उपयोग करेंगे। उस समय जो राज्य सरकार के साथ या पर्यटन विभाग के साथ एग्रीमेंट हुआ, जिस तरह का MOU साइन किया गया, वो राज्य सरकार के साथ विश्वविद्यालय का नहीं चल पाया। ऐसा कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी जो भी कुछ विश्वविद्यालय कर रहा है वो इस दृष्टि से कर रहा है कि वह विश्वविद्यालय करेगा और उस पर पूरा विश्वविद्यालय का नियंत्रण होगा। हम दूसरे के मुखापेक्षी नहीं रहेंगे कि वे अगर चाहेंगे तो हमारा चलेगा और नहीं चाहेंगे तो मेरा नहीं चलेगा। ऐसा कार्य आज की तारीख में विश्वविद्यालय नहीं करना चाहता। आप तो बहुत इस तरह के देखे होंगे। शिलान्यास करने के पहले योजना की स्वीकृति होनी चाहिए। शिलान्यास पहले और योजना की स्वीकृति बाद में जब होती है तो उस शिलान्यास का महत्व नहीं रह जाता है। आपने देखा कि हमने पहले रुपये मंगाए, टेंडर कराया, कार्य शुरू करने की स्थिति हुई, उसके बाद महामहिम से शिलान्यास कराया। हमने स्नातकोत्तर विभाग बनाने की बात की, योजना बनाई, योजना स्वीकृत कराया, योजना स्वीकृत कराने के बाद उसका ड्राइंग पास हुआ, एस्टीमेट हुआ, सारा कुछ हो गया। जब हुआ कि अब इस काम को शुरू करना है तो हमने शिलान्यास कराया। तो इस पद्धति में काम रुकता नहीं है। और हमारे मन में संकल्पना हुई, हमने मंत्री को बुलाया और शिलान्यास करा लिया। अब कागज पर वो योजना सरकार से स्वीकृत नहीं है तो उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वह जो योजना है वो कागज पर हमारी दृष्टि में स्वीकृत अगर होती पहले से तो अब तक तो बन गया होता। तो कागज पर उसकी स्वीकृति हमारे पास नहीं है हमारे रिकॉर्ड में, इसलिए हम उसको नहीं कर पाए हैं। और हमारी पहली जो सरकार से पैसे लेने हैं, चरणबद्ध तरीके से सरकार पैसे दे रही है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी थी कि महाराजा धीराज का दिया हुआ जो राजमहल जो टूट कर गिर रहा था वो हमारी पहली प्राथमिकता थी। सबसे पहले हमने उसको शुरू किया। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता हमारी स्नातकोत्तर विभाग की थी कि विभाग नहीं थे, उसके लिए हमने प्रयास किया और विभाग बनाने की बात हुई, उसका भी शिलान्यास होगा, टेंडर हो गया है, अभी काम हो रहा है। तीसरी हमारी ऑडिटोरियम की प्राथमिकता थी, वह जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और स्टेडियम बनाने वाला जो कार्य है, यहाँ दूसरे भी स्टेडियम के प्रोजेक्ट्स हैं। विश्वविद्यालय के पास तो सिर्फ वही जमीन है, दूसरी जमीन भी नहीं है विश्वविद्यालय के पास। आपको देख रहे हैं कि सारी जमीन तो घिर गई है और अनफॉर्चुनेटली एक मंजिल के भवन बन गए जिससे जमीन खराब हुई है। अभी तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें एक मंजिल की बिल्डिंग बना करके और उस जगह को घेर लें, इसलिए स्नातकोत्तर विभाग बनाने का जो हमारा प्लान था उसको भी हमने चेंज किया और चेंज करके 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की बात की। तो सर वहाँ हैं, लेकिन दूसरी टेरिटरी में जो है उसके विषय में तो कुछ कहना कठिन है। ड्राइंग फाइनल हो गया हमारी तरफ से, हमने ड्राइंग को अप्रूव भी किया है। उस ड्राइंग को जो अप्रूव किया है हमारी तरफ से और वह एस्टिमेशन के लिए बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम में है। सरकार की सिद्धांततः स्वीकृति है, सैद्धांतिक रूप से बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम को सरकार ने पत्र लिख करके कहा है कि सैद्धांतिक रूप से हम इसको स्वीकृत करते हैं, आप ड्राइंग फाइनल करके मुझे दीजिए कि पैसे कितने देने हैं। तो सिर्फ वह कार्य बाकी है कि BSEIDC सरकार को एस्टीमेट सबमिट करे कि इतना रुपया आप रिलीज करें। यह ड्राइंग है, ड्राइंग फाइनल है। और उस ड्राइंग फाइनल में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि यह संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ की छात्र संख्या को देखते हुए कि जिस तरह का हम कार्यक्रम करना चाहेंगे वह उसका जो मेन हॉल है वह 3 टुकड़ों में है। 50 बाई 40 का स्टेज है। उसके बाद ऑडियंस को बैठने के लिए ऐसी संकल्पना की गई है कि अगर 300 विद्वान हैं तो सिर्फ 300 विद्वानों के लिए वह जगह होगी। अगर 500 विद्वान हैं तो 300 के पीछे 200 की और जगह होगी, 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगर 700 लोग हैं तो उस 200 के ऊपर 200 की बालकनी है, उसमें भी बैठ करके 700 लोगों की कैपेसिटी होगी। और यदि हम इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं, जैसा आपने बताया कि संस्कृत का कार्यक्रम बैठ करके जमीन पर बैठ करके करने वाला कार्यक्रम है, तो उसके ऊपर हमने लगभग 2000 स्क्वायर फीट का एक हॉल है जिसमें आसन बिछा करके योगासन कर सकते हैं या अन्य जो भी कार्यक्रम होंगे उसको कर सकते हैं, इस तरह का है। और
जहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए नाटक है या इस तरह के कार्यक्रम है, इसके लिए भी हम लोगों ने अलग उसमें व्यवस्था की है कि ग्रीन रूम्स बनवाए हैं, VIP लॉन्ज भी बनवाया है, सारी पूरी व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि शायद सचमुच वो दरभंगा का तो पहला ऑडिटोरियम होगा जो बिल्कुल वेल इक्विप्ड होगा, और आज की तारीख में उससे बढ़िया कोई ऑडिटोरियम कौन सी जगह चुनी गई है? हाँ, वो जो खजूरबनी है हमारी, जो बिल्कुल जंगल की तरफ है, BC आवास के बगल में, वो मेंटेन भी हो जाएगा और बहुत अच्छी जगह है वो। वह सिस्टम जब हम कर लेंगे उस समय इसको चलाएंगे। सर, सरकार जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है। लक्ष्मी विलास पैलेस के ठीक सामने एक अष्टकोणीय तालाब था जो अब अपना स्वरूप खोता जा रहा है, चाहे इस यूनिवर्सिटी की तरफ से हो या फिर बगल वाले यूनिवर्सिटी की, वो स्वरूप उसका खोता जा रहा है। तो क्या उसको फिर से मतलब पुनर्जीवित करने का कोई विचार है? यह जो तालाब है, यह एक ऐसा मसला है जो दोनों विश्वविद्यालयों को मिल करके हल करना होगा, और आपने ध्यान दिलाया है। मेरी दृष्टि तो उधर नहीं थी अभी, हमने जितने प्लान्स बनाए हैं अभी उसमें तो वह नहीं है अभी। निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे, और हमारे जो LNU के VC हैं उनसे भी बात करूंगा मैं। अगर इस तरह का उनकी तरफ से विचार होता है तो मैं तो बिल्कुल अग्रसर रहूंगा कि इसको व्यवस्थित रूप दिया जाए। तो औपचारिकताएं हैं, अभी कोई अगर वास्तुशास्त्र हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहेगा तो उसके लिए कोई औपचारिकता नहीं होगी, कोई भी आदमी आकर के एडमिशन ले सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए जिसका पाठ है वास्तुशास्त्र, उसके लिए तो एक बड़ा लंबा समय देना होगा और पाठ्यक्रम पूरा करना। सर, मेरा एक सवाल है कि मतलब स्विमिंग पूल की जगह एक ब्रिज खड़ा कर दिया गया है, तो क्या लगता है दोनों विश्वविद्यालय इस पर किस तरीके से करेंगे? स्वरूप तो बिगड़ रहा है। देखिए, टेरिटरी का सवाल है कि मिथिला विश्वविद्यालय ने क्या किया और क्या करना चाहता है, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे अधीन जो है, इस विश्वविद्यालय के अधीन, इसके लिए हमने कोशिश की है, और आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि जो आपका राजमहल है इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। इसके बाद सेकंड फेज में आपका जो यह तालाब है, इस तालाब के सौंदर्यीकरण का भी एस्टिमेट वहाँ सबमिटेड है। यह काम जो ही पूरा होगा वह भी पाइपलाइन में है, और वह जिस दिन हो जाएगा उसमें योजना यह है कि इस तालाब को बिल्कुल व्यवस्थित कर लिया जाए, इसको नीचे से उड़ा करके। और होता क्या है आपको पता होगा कि तालाब लंबे समय तक तालाब को जब नहीं उड़ाया जाता है तो नीचे एक लेयर जम जाता है, और उस लेयर के वजह से नीचे जो जल का स्रोत है वह न तो ऊपर को पानी फेंक पाता है और न ही तालाब के जल को नीचे वह संचयन कर पाता है। तो बीच में एक ऐसा लेयर हो जाता है जो ऊपर का पानी ऊपर रहने देता है, नीचे के पानी को नीचे ही रोकता है। ये बड़ा काम है, हमारे पास उतने संसाधन स्वयं करने के लिए नहीं है, इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया था, और वह बिल्कुल इस स्थिति में है कि यह कार्य पूर्ण होते होते वह प्रोजेक्ट हमारा आ जाएगा। तो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि यह तालाब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, इसके चारों तरफ एक फुटपाथ बन गए, और इसका जो वास्तविक स्वरूप था पहले वह स्वरूप आ गया। पटना के दीघा स्थित रोहित हत्याकांड के खुलासा भ गेल। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ल बतायल जा रहा है। पटना SSP उपेंद्र शर्मा एक प्रेस वार्ता कऽ पटना दीघा घाट स्थित रोहित हत्याकांड में पैघ खुलासा केलनि। ओ पत्रकार सबके बतौलनि जे रोहित के हत्या प्रेम प्रसंग के कारण भेल छल। पटना पुलिस के द्वारा सब आरोपी के गिरफ्तार कर लेल गेल। SSP उपेंद्र शर्मा बतौलनि जे प्रेमिका के चचेरा भाई आरब उर्फ हॉर्लिक्स और ओकर दूटा साथी मिलकर हत्या केने छल। ओतहि गिरफ्तार अपराधी के पास से आग्नेयास्त्र सेहो बरामद कयल गेल। प्रेमिका के चचेरा भाई द्वारा मृतक रोहित के कई बेर मना कयल गेल छल। घटना के रात्रि मृतक रोहित अपन प्रेमिका से मिल गेल छल। एहि क्रम में प्रेमिका के चचेरा भाई आरब उर्फ हॉर्लिक्स देख लेलक और अपन दोस्त के साथ मिलकर योजना बनाकर रोहित के हत्या कर देलक और गंगा घाट किनारे ले जाकर फेंक देलक। आधिकारिक रूप से कुछ कहना अभी सही नहीं होगा, और हम लोग को कांटेक्ट किया गया है, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के ही माध्यम से कर रहे हैं, और कुछ जगह है जिसको हम लोग की ट्रेस करके कार्रवाई करने का प्रयास कर। लास्ट ऑपरेशन पटना में था सर, क्या था वो हम लोगों ने उसको ट्रेस नहीं किया है। वो बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा कुछ पुष्ट नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। पटना पुलिस असिस्ट कर रही है इसमें? ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे, हम लोग के पास चेक करते हैं। वो तो संयोग से चूंकि जब स्ट्राइक हुआ है, कोलिजन हुआ है तो लोग गिर गए, अदरवाइज उसमें जान जा सकती है।
बाइक तो पहिया के नीचे ही था। सर इसका मेन घटना स्थल कहाँ था जहाँ पे ये मारा था? गांधी मर्डर का घटना स्थल जो गांधी घाट आता है, गांधी घाट देंगे। और उसके अलावा जो एडिशनल असिस्टेंट एसपी हैं, एएसपी कोतवाली और सिटी एसपी, उनके लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। ये जो आपस में तीनों क्या है, फ्रेंड है? फ्रेंड है, फ्रेंड है। सर गोली कहाँ मारी गई थी और शव को कैसे वहाँ तक ले जाएंगे? जहाँ पे तथाकथित प्रेमिका का घर है और जहाँ वो मिलने जाता था, तो मिलने के दौरान ही वहाँ उसको टेकअप किया गया। एक गोली तो वहीं उसको जान में मार दी थी और उसके बाद वहाँ से ज़्यादा दूर घटनास्थल है नहीं, वहाँ से फिर उसको लेके घाट पे ले गए और वहाँ पे उसको गोलियाँ मारी गई। पहले भी इन पर मामले था? अभी तक हम लोग को कोई ऐसा इतिहास नहीं मिला है और अभी हम संभाल रहे, लेकिन फिलहाल इनका जो सोशल बैकग्राउंड है उसमें अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं है। सर ये तीनों जो मृतक लड़का था उसके भी दोस्त हैं क्या ये तीनों? नहीं, उस दोस्ती के एंगल पे हम लोग नहीं देख पाए हैं अभी, और वो बहुत रिलेवेंट भी है अगर, लेकिन फिलहाल ऐसा है कि ये तीनों आपस में दोस्त हैं और इनकी इस एक्यूज में से एक की चचेरी बहन से उसका लव अफेयर था, इसके कारण इसी घटना को अंजाम दिया। प्रेमिका का भी कुछ रोल है क्या इसमें? नहीं, ऐसा कोई। आखिरी कॉल किसका आया था सर? हाँ, हम लोग तो वैसे हम लोग इसका ऐसा रिगेट भी निकाल रहे हैं। आखिरी बार जो कॉल आया जिस पर ये लड़का निकला बाहर घर के, किसका कॉल? नहीं, वो लड़की का ही कॉल। लड़की का। क्योंकि ये इसका जो टाइम टेबल था जी, वो काफ़ी लोगों ने फॉलो किया था और पहले जैसे मैंने बताया कि पहले उसको एक बार देख लिया गया था, उस पोजीशन में मिलते जुलते देखा गया था। उसके बाद इन्होंने प्लान कर लिया था और चूंकि ये दिनचर्या थी तो उस हिसाब से उसको टिकट किया गया। आपको जैसे पता होगा कि घर से मृतक बोल के भी निकला था कि हम घूमने जा रहे हैं, घूम के आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको छंद तरीके से बुलाया था। क्या लड़की वहाँ पहुँची थी? लड़की वहाँ थी, मतलब वहाँ मतलब जहाँ पे घटना घटने वाली है तो लड़की के पास ही ये जा रहा था, बीच में इसको टिकअप किया गया। समस्तीपुर में ट्रक के चपेट में आवे से 2 व्यक्ति के मौत हो गए। समस्तीपुर जिला के मुक्तापुर रेलवे गुमटी के पास भीषण सड़क हादसा में 2 लोग के मौत हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक एक बाइक सवार के कुचल दिलक, जाहिमे 2टा लड़का के मौत हो गए। मृतक के घर में मातमी सन्नाटा पसरि गेल अछि। मृतक संजय राय और अनिल राय दुनू किशनपुर के लोहसारी के रहे वाला बतायल जा रहा है। पुलिस घटना के छानबीन में जुटि गेल अछि। मिलल जानकारी के मुताबिक दुनू लड़का बाइक से कहीं जा रहा छला, एही दौरान तेज रफ्तार और नियंत्रित ट्रक उनका सबके कुचल दिलक। ये घटना कैसे हुई? 3 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे और दो लोगों की मौत हो गई, ट्रक वाले ने कुचल दिया। कहाँ पे ये कुचला है? यहीं पे गुमटी पे, मुक्तापुर गुमटी पे। कहाँ के रहने वाले थे? किशनपुर के। एक आदमी की जान बची हुई है, 2 आदमी मर गए। 3 आदमी बाइक पे सवार थे? हाँ, 3 आदमी। नाम पता है आपको क्या? नहीं, नाम नहीं पता। समस्तीपुर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति के 5 गोली मार दिल गेल, जाहि कारण घटना स्थल पर ही हुनक मौत हो गेल। समस्तीपुर के बिथान थाना के बेलाही पंचायत निवासी जगदीश सदा के पुसहो ढाला के पास पहले से घात लगा कर बैसल अपराधी सब 5 गोली मार दिलक। जगदीश सदा के घटना स्थल पर ही मौत हो गेल। एहि कारण क्षेत्र में तनाव व्याप्त अछि। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर लाश के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक। भाकपा माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह एहि हत्याकांड के निंदा करैत अपराधी के तत्काल गिरफ्तारी के मांग केलनि और जिला में बढ़ैत अपराध पर रोक लगावे के मांग केलनि। जगदीश सदा का गोली मार दिया गया है, पुलिस गई है, हम लोग उसको जिंदा हालत में लाए हैं हम लोग यहाँ तक बिथान के बाद में यहाँ समस्तीपुर हॉस्पिटल में हम लोग लाए हैं। मर गया? कितनी गोली मारी गई है? 5 गोली मारी गई है। तो अपराधी कौन थे, क्या दुश्मनी थी? अपराधी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम छापेमारी में चल रही है लगातार। समस्तीपुर में अपराध के योजना बना रहा 3 अपराधी के देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लेल गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 स्थित राजा लाइन होटल के पास उजियारपुर पुलिस 3 अपराध कर्मी के अपराध के योजना बनावती गिरफ्तार कर लेलक। गिरफ्तार अपराधी के पास एक बिना नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी, 1 देसी पिस्टल और 1 गोली बरामद कयल गेल। ये जानकारी दलसिंह सराय एसडीपीओ कुंदन कुमार प्रेस वार्ता के दौरान दिलनि। वो बतौलन जे उजियारपुर थाना के गुप्त सूचना मिलल छल जे चांदचौर गांव स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर राजा लाइन होटल के सामने आधा दर्जन अपराधी कोनो आपराधिक योजना के अंजाम दै के लेल जुटल छथि। सूचना मिलते ही उजियारपुर पुलिस तत्काल एक टीम के गठित कऽ छापेमारी केलक। पुलिस के गाड़ी के देख कर सब अपराधी भागऽ लागल, जाहि में से 3टा अपराधी के थानाध्यक्ष शंभू सिंह
टाइगर मोबाइल पप्पू कुमार और अशोक कुमार सिंह के सहायता से खदेड़ कर दबोच लेलन। दूटा अपराधी अंधेरा के फायदा उठाकर भागे में सफल रहल। सबसे क्या अपराधी नहीं अपराधी उससे क्या मतलब एक मिनट मामला है। किस मामले की गिरफ्तारी हुई? उजियारपुर थाने की गश्ती पार्टी कल रात्रि में NH 28 पर गश्ती के क्रम में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी को चांचौर के पास अपना राज लाइन होटल के पास देखा। उसके बाद उस गाड़ी की जब जांच करने पुलिस पहुंची तो पुलिस को देखते ही 5 अपराधी भागने लगे। उसमें से 3 अपराधी को पकड़ लिया गया। उसमें से एक के पास देसी लोडेड कट्टा था और पूछताछ के क्रम में उन तीनों ने स्वीकार किया कि स्कॉर्पियो लूटा हुआ है। और तेघड़ा के पास कल रात में ही उन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था और यहाँ भी अपराध की योजना बना रहे थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। तो इनका क्या आपराधिक इतिहास भी रहा है? हाँ, आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है इन लोग का। एक केस इन लोग के विरुद्ध तेघड़ा में हो रहा है और एक यहाँ अपने यहाँ हो रहा है उजियारपुर थाना क्षेत्र में। जाले में CAA और NRC के खिलाफ एक विरोध मार्च निकालल गेल। जाले प्रखंड के मोहली गांव में देश बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में CAA, NRC और NPR के विरोध में एक विशाल जनसभा के आयोजन किया गेल, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध केलन। एक यक्ष प्रश्न खड़ा है देश के सामने, संपूर्ण आवाम में ये प्रश्न खड़ा है कि ये देश किस रास्ते से चलेगा। ये देश नाजी शासन तो यहाँ है नहीं। जिस तरह से बुलडोजिंग किया जा रहा है, केंद्र का कानून जबरदस्ती थोपा जा रहा है, संविधान विरोधी कानून आर्टिकल 14 का खुला उल्लंघन हुआ है। समानता का कानून बना हुआ है। धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जात के आधार पर कोई कानून नहीं, भेद नहीं करेगा। ये तो विभाजनकारी कानून ला दिया, देश को तोड़ने वाला कानून है। इस कानून को देश मानने को तैयार नहीं है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है सभी जगह शाहीन बाग के तरफ पूरे जगह देख रहे होंगे धरना सत्याग्रह अनिश्चितकाल आपका चल रहा है। इस आवाज को ये समझ नहीं रही है सरकार को पता नहीं है कि जनमत की ताकत के सामने सल्तनत को झुकना पड़ता है। ये इतिहास गलत है। अब हिंदू धर्म की बात करता है, कहा है अतिथि देवो भव। हिंदू धर्म में है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम। इसका क्या होगा? सनातन धर्म खत्म हो गया, RSS का धर्म चल रहा है। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सिर्फ हिंदू लोगों की बात हो रही है। देश के मिट्टी में सेक्युलरिज्म घुला हुआ है, धर्मनिरपेक्षता है। इसको कोई शासक, चाहे तानाशाह शासक क्यों ना आवे, इसको कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता है। जब मुसलमान बादशाह भी इसको इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना। देश को खतरा है कट्टरपंथी विचारधारा से। तालिबानी हिंदू और तालिबानी मुस्लिम दोनों खतरा है देश के जमहूरियत के लिए, देश के आईन के लिए, देश के संविधान। पहली बात तो भारत सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के किसी बात का इसलिए विश्वास नहीं है कि पहले भी जो बातें उन्होंने कही थी तो उन बातों को वफा किया नहीं। तो देश की जनता क्यों विश्वास करे उनके किसी भी बात पर? क्योंकि हमने 6 साल में शासन तंत्र देखा है। बेरोजगारी का सिलसिला हो या किसानों का मामला हो, मजदूरों का हो, नौजवानों का, छात्रों का, किसी मामले में भी उनके किए गए वादे पूरे नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बात कह रहे हैं, और ये शगुफा भी बुनियादी तौर पर बेरोजगारी के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहा था, नौजवान इकट्ठे हो रहे थे, शगुफा लाया है। अंडा से खरेज बना लो, उसका बॉयल कर लो, निम्बरीज बना लो, अंडा वही है। अंडा इनका नफरत वाला है और ये नफरत के बयार जितना बहाएंगे मुल्क का नुकसान, मुल्क में रहने वालों का नुकसान होगा। जो हो रहा है, हमारी मईशत खत्म हो गई, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन इतनी बात तय है, इसमें उनकी हार तय है। विचारों की लड़ाई में भारत, हिंदुस्तान का जो अपना विचार है, एकता का विचार, प्यार मोहब्बत के विचार, धर्मनिरपेक्षता के विचार, उसकी जीत पक्की है। तकलीफ होगी,
हिंदुस्तानियों ने तकलीफ तो सही है ना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद में की लड़ाई 1857 से 1947 तक 90 साल का वक्फा था। अभी तो हम लोगों को तो 1.5 महीना हुआ है। लड़ाई गंभीर है, लड़ी जाएगी, फिक्र न करना। पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके खिलाफ है। नॉर्थ ईस्ट की पूरी आबादी क्या मुसलमान है? पूरा साउथ इसके खिलाफ है। साउथ में तमाम रहने वाले क्या मुसलमान है? हिंदुस्तान के 4-5 मुख्यमंत्री जो इनके छोड़ करके सब मुख्यमंत्री इसके खिलाफ है। क्या वो मुसलमान है? तो इसीलिए ये इनके लिए तो यही एक फायदे की बात होती है कि डिवाइड एंड रूल करो। तो ये फेल हो चुके हैं, ये फेल कर दिया है। हमारी महिलाओं ने, नौजवानों ने, JNU में मैं पढ़ा हूँ, JNU की जो स्टूडेंट है अध्यक्षा और उसके साथ जो 25 लोग पीटे थे, 24 लड़के तो हिंदू थे, लड़के लड़कियां। तो ये नैरेटिव खड़ा करना भाजपा की आदत है। उसके नैरेटिव में फंसने की जरूरत नहीं है। इस देश का हर नागरिक, हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब इसके खिलाफ है। जो आज नहीं है कल शामिल हो जाएगा, फिक्र मत कीजिएगा। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।